इस डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसकी आप 2 कॉन्स्टिट्यूंसियां बनी, गुज़िश्ता 20 साल से आपकी खिदमत करते आ रहे हैं मेरे छोटे भाई अब्दुल मजीद वानी साहब, मोहतरम सरूरी साहब, क्या कर हेलो, हम ठीक हो गए। साबका एमएलसी महेश गुप्ता साहब, मोहतरम असलम वानी साहब, मोहम्मद असलम गोनी साहब। अब यहाँ वानी के आए हैं तो हम सभी जिस तरह से खिला रहे हैं, हम सबको वानी बना रहे हैं। कोकर वोकर कम खाना not guess made now when I will be वानी वाले मोहतरम रमेश साहब, हमारे डीडीसी के मेंबर मुश्ताक अहमद भट्ट साहब, यहाँ बीडीसी के चेयरमैन शबीर अहमद नाइक साहब, कहारा से बीडीसी की चेयरमैन फातिमा जी, मोहतरम जावेद इकबाल मालिक साहब, मोहम्मद अब्दुल रशीद बांडे साहब, मोहम्मदुल्लाह बांडे साहब, चौधरी अब्दुल लतीफ नाइक साहब, मोहम्मद अशरफ मलिक साहब, हमारे नौजवान साथी जो बहुत अभी एक्टिव हैं, मोहम्मद आसिफ जान गत्तू साहब, इश्तियाक अहमद बेग साहब, कैप्टन साहब जिन्होंने कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया था। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत लगन से, मेहनत से और दिल से और जान से हमारे साथ अब जुड़े हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत कैप्टन मुंशी राम जी का, कृष्ण लाल जी, करतार सिंह जी बहुत हमारे 30-40 साल से हमारे साथ हैं। कभी भी किसी भी तूफान में, किसी भी आंधी में वो डगमगाए नहीं, हमारे साथ रहे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम राजा साहब, मास्टर अब्दुल रहमान भट्ट साहब, मोहम्मद शफी मागरे साहब, गुलाम महिउद्दीन वानी साहब, मुबशर हुसैन वानी साहब, रजनी देवी जी, महबूब साहब, और यहाँ दूर दूर से आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों, सबसे पहले जो हमारे साथी आज हमारे बीच में नहीं है, उनको हम खिराजे अकीदत पेश करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, जो हमारे बीच में इस इलाके के नहीं। मरहूम गुलाम मोहम्मद शान साहब, सईद अब्दुल रहमान कालहंड से, गुलाम मोहम्मद नाइक साहब डाली से, एक सरपंच भी थे और चेयरमैन थे, पीर मोहम्मद हाफिज साहब बगला से एनसी में थे, अब्दुल गनी मागरे साहब, ये आज हमारे बीच में नहीं है। अल्लाह ताला उन सबको जन्नत नसीब करे और उनको, उनके अहल व अयाल सब्र अल्लाह बख्शे। बहुत सारी तकरीरें मेरे साथियों में की, मैं उन तमाम बातों को दोहराना नहीं चाहता। मेरे ख्याल में
शायद कोई ऐसी पोस्ट हो जिस पे मैंने काम नहीं किया, वजारत में भी और पार्टी के अंदर। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे इंदिरा गांधी के साथ बहुत छोटी उम्र में, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी अभी, उनके साथ पार्टी में काम करने का मौका मिला और उनके साथ 3 साल वजीर होने का भी उनकी काबीना में मौका मिला। राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, इन सब के साथ पार्टी में भी सबके साथ। लेकिन क्यों मैं ये सब छोड़ जाए? 2 वजूहात। एक बड़ी वजह थी कि जिस रास्ते पे पार्टी चल रही थी, जो मेहनत होती थी, आज वो मेहनत उस पार्टी में हो नहीं। हमारी पार्टी आजादी के दौरान में भी गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल और कई जो फ्रीडम फाइटर थे उनके वक्त में मशहूर थे कि लोगों के पास पहुंचते थे। गांधी ने 2 साल हिंदुस्तान की सियासत में आने से पहले पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया ट्रेन, और वो आज की ट्रेन नहीं थी जिसमें एयर कंडीशन या तेज चलती, तब कोई एसी वेसी नहीं था। जैसी मालगाड़ी है ना, सामान खातर शना, वैसी गाड़ी लोगों के वक्त अंग्रेजों की, उसी गाड़ी में, ट्रेन में पूरा हिंदुस्तान का दौरा, लोगों को समझा, मजदूरों से मिले, किसानों से मिले, गरीबों से मिले, मस्कीनों से मिले, मर्दों से मिले, औरतों से मिले, हिंदू से मिले, मुसलमानों से मिले, उनकी तकलीफें समझी और 2 साल हिंदुस्तान को समझने के बाद, उनकी तकलीफों को समझने के बाद उन्होंने फिर महज खड़ा किया अंग्रेजों के खिलाफ और कामयाबी हासिल की। लेकिन आजकल हमारे लीडर समझते हैं कि हमने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया बस सब वोट मिल जाएगा। यही झगड़ा था हमारा पार्टी कि व्हाट्सएप पे आप सलाम दुआ कर सकते हो, पूछ सकते हो, खैर आफियत पहुंच सकते हो, लेकिन आप वोट हासिल नहीं कर सकते। वोट हासिल करने के लिए यहां डाली उद्यान पर आना पड़ेगा, सामने सामने बैठना होगा, आंख से आंख मिलाना होगा, उनकी शक्ल देखनी होगी, उनके कपड़े देखने होंगे, उनके घर देखने होंगे, उनके चूल्हे देखने होंगे, उनकी गुर्बत देखनी होगी, उनकी जहलत देखनी होगी, उनकी मुश्किलात होंगी, उनके घर में रोटी रोजी है कि नहीं। उनके कपड़े से ही आधा पता चलता कि क्या हालात बदल गए हैं। आज बदकिस्मती से मैं पिछले 4 महीनों से पूरी स्टेट में देख रहा हूं, जो बहुत साल पहले हमारे लोगों की हालत थी उससे खराब हालत दिखाई। हमने 2005 में मनरेगा शुरू की कि मजदूर, हर मजदूर को उसके घर के पास काम मिलना चाहिए, और अगर सरकार काम नहीं देगी तो घर में बैठकर ही पैसे दें। उसका नतीजा ये निकला
कि कुछ साल पहले बाद और उसके बाद में चीफ मिनिस्टर बना तो और मजदूरों की हालत ठीक हो जाए, 100% मजदूरों को काम मिले। क्योंकि मनरेगा में एक कमी थी कि घर के एक ही आदमी को काम मिले, लेकिन मैंने चीफ मिनिस्टर बनकर उस कमी को दूर किया कि घर के अगर 8 आदमी मजदूरी करना चाहते हैं, 5 आदमी मजदूरी करना चाहते हैं तो 5 के 5 को मजदूरी मिलनी चाहिए। वो कैसे मिले? उसके लिए काम भी होना चाहिए। तो काम हमने ये पहाड़ियां खोदने का काम शुरू किया। कुछ सारी स्टेट के पहाड़ खोद दिए। इससे 2 फायदे हुए। एक तो हर एक मजदूर को घर के पास काम मिला और दूसरा उनके घर तक सड़कें पहुंच गई। तीसरा, हिंदुस्तान में भी सड़कें बनाने का प्रोग्राम था, लेकिन जमींदारों ने मुफ्त देनी थी। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की तारीख में पहली स्टेट जहां मैंने जमीन का मुआवजा भी दिया इन सड़कों को बनाने के लिए। किसी और हिंदुस्तान की स्टेट में कोई मुआवजा इन सड़कों को, गांव को जोड़ने के लिए नहीं। गांव में सड़कें, शहरों में अस्पताल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, गांव में ब्लॉक ने अब तक तहसील, पंचायत, इन पे काम शुरू हुआ। तो एक घर का फिर एक शिफ्ट में नहीं, 2 शिफ्टों में 3 शिफ्ट। अगर एक शिफ्ट में किसी को काम नहीं मिलेगा तो दूसरी, तीसरी में। उसका नतीजा क्या हुआ? जब मैं भले सा मिसाल के तौर पर मैं भलेसा गया, कुछ साल भर के बाद तो मैं पहचान नहीं पाया। मैंने सबकी टीम देख ली। अरे मैंने कहा ये टीम कैसे? तो कहा ये जी सब ये मजदूरी जो मिल रही है, हर मजदूर को मजदूरी मिल रही है, काम मिल रहा है। कोई आदमी तो दिन में भी काम करता है, दूसरी शिफ्ट में भी काम करता है, डबल पैसे मिल रहे हैं। त्रिखान को काम मिल रहा है, मेसन उसको भी काम मिल रहा है। हर ठेकेदार, छोटा बड़ा मेट, सबके पास काम। तो ये 3 उसकी वजह से। लेकिन आज कई साल के बाद, 15 साल के बाद देखता हूं, कल जिस इलाके में मैं बंजवा में गया तो वहां के मेरे शेड्यूल ट्राइब के 2-3 भाई जब स्टेज से निकल रहे थे तो मैं उनसे पूछा, कहा मेरे साथ यहां फारूक साहब भी पीछे, फातिमा जी के खावंदे मोहतरम शिकारी साहब, लोगों को 2 वक्त के लिए नहीं, 1 वक्त के लिए भी खाना नहीं मिलता। और अगर हम टेलीविजन देखें तो लगता है कि जमीन सोना उगल रही, लेकिन हकीकत नहीं। हकीकत यही है कि गरीब गरीब तर हो गया, उसके लिए कोई सड़क काम नहीं हो रहा। मैं देख रहा हूं, मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो चलता था, इधर भी सड़क, उधर भी सड़क, इधर भी सड़क, इधर भी सड़क।
मैं कई महीनों से देखता हूं, मुझे मजदूर की शक्ल नहीं किसी सड़क पर दिखती। यही चिनाब वैली में मेरे 4 महीनों में मैं तकरीबन 6 दफा आया हूं। ये सिर्फ डोडा के और काहरा के ठाठरी के बीच में 2-4 मजदूर दिखते हैं। हमारे वक्त में उसमें 5-6 हजार मजदूर मिलते थे। छोटी सड़कों पे, नई सड़कों पे मजदूर ही मजदूर दिखते थे। गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता था। मैं 4 महीनों से स्टेट में मुझे किसी सड़क पे आदमी की शक्ल दिखाई नहीं दी, कश्मीर में हो या जम्मू में हो। कोई बिल्डिंग मैंने सरकारी बनते नहीं देखी, कोई अस्पताल बनते नहीं देखा, कोई स्कूल बनते नहीं देखा। तो ये लोग क्या खाएंगे? 4 फुट के खेत होते हैं, उन 4 फुट के खेतों में कभी ये सब्जी लगाते हैं और कभी सरसों और कभी उसमें मक्की के 4 दाने। आदमी क्या खाएगा? भैंस बकरी क्या खाएगी? नमक किसमें खरीदेंगे? तेल किसमें खरीदेंगे? 5 किलो चावल घर के 10 आदमी कितने महीने खाएंगे? 5 किलो का मतलब है 10 आदमियों के लिए 2 वक्त का खाना। 29 दिन वो क्या खाएगा? उसके लिए उसको मजदूरी होनी चाहिए, उसके लिए उसको काम चाहिए, और खरीदेगा भी क्या? जिसकी कीमत 10 साल पहले 400 रुपए थी, आज 1600 रुपए। तेल महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, चीनी गायब, मिट्टी का तेल गायब, कपड़ा 4 गुना महंगा। तो पहनेगा क्या, खाएगा क्या, चलाएगा क्या, और जाएगा कहां? इसलिए इन हालात को देखते हुए मैंने कहा अल्लाह के पास जाने का वक्त आ गया, उम्र जब बढ़ती है, उससे जाने से पहले अपने घर को देखो। बहुत जिंदगी दी हमने हिंदुस्तान। मेरे साथी ने ठीक कहा कि मैंने कांग्रेस से जितना लिया है उससे 1000 गुना दिया है। सूद अभी भी मेरा सूद दर्द सूद, वो पार्टी अभी 1000 साल भी वापस नहीं कर सकती। कौन सी स्टेट है जो मैंने उनको जिता के नहीं दी? हिंदुस्तान की, जहां मैंने उनको हुकूमत बना के दी। आज क्यों नहीं बना? क्योंकि मैं 2-2 साल वहीं रहता था। मैं खेतों में टॉयलेट करता था मिनिस्टर होकर। मैं पंचों सरपंचों के घर रहता था आंध्रा कर्नाटक, महीनों भर। पंजाब में 4 साल रहा, 26 मिनिस्ट्री छोड़कर हमले हुए। 4 साल मैंने सिर्फ 1 वक्त का खाना खाया। आज देखे कोई लीडर जरा खा के वाजवान जो बढ़िया था सब पश्चिमी टिका। तो दिया है कि मैंने हमने किया। स्कूल के वक्त में मैंने गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद इनकी किताबें पढ़ी थी कि कैसे। आज तो लोग सीधे कुर्सी जानते हैं, बस एमएलए, एमपी, मंत्री, सेंटर मिनिस्टर, लीडर बन गए और सोचते हैं कि बस स्टेटें आ जाएंगी अपने आप से। कोई स्टेट अपने आप नहीं आता। मुझे किसी ने कहा आज एक इंटरव्यू में, हम यही लड़का है बच्चा,
बहुत अच्छा बच्चा, अच्छा इंटरव्यू लिया। कहा आप खाली घूम रहे हैं और कोई घूम नहीं रहा। अरे मेरी आदत है पूरी उम्र की घूमने की। मैं वोट ऐसे नहीं मांगता ट्विटर पर, मैं घर घर जाकर जाऊं, लोगों से जाकर मांगू। मैं उनकी मदद मांगता, उनकी सपोर्ट मांगता। मैं कभी मजहब की बुनियाद पर, कभी मैंने वोट नहीं मांगी। मैं जब स्टूडेंट था कश्मीर में, वहां भी कुछ सियासी पार्टियां तब भी मजहब पर, इस्लाम पर के नाम पर वोट मांगती थी। हम कॉलेज में भी उनसे लड़ाई लड़ते थे, चाहे हमारी तादाद न होने के बराबर थी, पिटते थे। लेकिन बचपन से, स्कूल से, कॉलेज से मैंने मजहब और सियासत को अलग अलग समझा। मजहब अपना अपना है, मेरा अपना मजहब, रमेश जी का कैप्टन साहब अपना मजहब। मैं मस्जिद में जाऊंगा, मैं काबा में जाऊंगा, ये मंदिर में जाएंगे, ये काशी में जाएंगे, वो हमारा मजहब। लेकिन एक पार्टी में है, वो हमारी सियासत है। वहां हमारे लिए सब एक, वहां इंसाफ, ऊपर वाला अल्लाह कहो, भगवान कहो, वो हमारा इम्तिहान लेगा कि मैं दुनिया तो खुद चलाता था, ये चांद सितारे मैंने चलाए, ये सूरज आसमान मैंने बनाए, लेकिन तुमको जमीन पे मैंने हुकूमत दी थी इंसाफ करने के लिए। तुमने इंसान और इंसान के बीच में क्यों तफरका डाला? तुमने इसको हिंदू और मुसलमान के नाम पर क्यों बांटा? तुमने इसको कश्मीरी और गुजर बकरवाल के पे क्यों बांटा? तुमने इसको शेड्यूल कास्ट और राजपूत के, ब्राह्मण के नाम पे क्यों बांटा? मैंने तो तुम्हें इंसान बनाया था, लेकिन तुम तो हैवान की तरह काम करते हो। इसलिए ऊपर वाले ने हमको इंसान बनाया है, और इंसान हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, दाढ़ी वाला भी है, दाढ़ी के बगैर भी है, पगड़ी वाला है, पगड़ी के बगैर भी है। इंसान और हैवान में क्या फर्क है? इंसान और हैवान की कोई शक्ल नहीं मिलती। हैवान कपड़े नहीं पहनता, इंसान कपड़े पहनता। इंसान मीटिंगें करता है, वो मीटिंगें नहीं करते। जानवर एक दूसरे को खा जाता है, एक दूसरे को खाते नहीं। जानवर चाहे हम खा जाए, लेकिन इंसान इंसान को नहीं खाता, और जिस वक्त इंसान को खाता है वो जानवर बन जाता है। हमारा अस्पतालों में हम होते हैं, खुद होते हैं, ऑपरेशन करते, हमारी माँ, बहन, बेटी, बहू का ऑपरेशन कराते हैं बच्चे। हम जानवर का खून नहीं लगाते हैं, आदमी का लगाते हैं। मुझे खून की जरूरत पड़ेगी तो कैप्टन साहब देंगे, रमेश जी को खून पड़ेगा तो हमारे सरूड़ी साहब या मानी साहब देंगे। बैल बकरी का खून नहीं लगेगा, भैंस का खून नहीं लगेगा। तो उसका मतलब है कि वो अलग जात है, हम अलग जात। और अगर जब हिंदू का खून मुसलमान को लगेगा और मुसलमान का खून हिंदू लगेगा, उसने का मतलब है कि अल्लाह ने हमको एक बनाया। जब एक बनाया है तो हम सियासत अलग अलग क्यों करते हैं? ये भगवान के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ हम क्यों काम कर रहे हैं?
हाँ, अगर वही करना है तो मंदिर में बैठो, मस्जिद में बैठो। इधर सियासत में उन्हीं को आने दो जो सबके लिए है। जो सिर्फ हिंदू के लिए है वो मंदिर में बैठे, जो सिर्फ मुस्लिम के लिए है वो मस्जिद में बैठे। लेकिन वहां भी किसी ने, न भगवान ने, न अल्लाह ने, न गीता ने, कुरान ने ये नहीं कहा है कि तुम सिर्फ कुछ करोगे तो सिर्फ अपने धर्म के लिए करोगे। वहां बैठकर भी आपने उस मंदिर और मस्जिद में, गुरुद्वारे में बैठ, अब देखें आपने सिखों का, मुबारकबाद देता हूं, यहाँ हमारा कोई सिख भाई नहीं, लेकिन उनकी पीठ के पीछे बोला वर्दी में है, वर्दी में है, उनको मुबारकबाद देता हूं। जब भी कोई आपदा होती, भूचाल आए हिंदुस्तान में किसी भी जगह, जलजला, पानी आए, कुछ हो, वो सिख ये ना देखता ये हिंदू है ना मुसलमान क्या, उनका लंगर चलता। यही इंसानियत। इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं, ये हमारी सियासत में बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन इस सियासत में एक लानत और कैंसर घुस गया है, मजहब की बुनियाद पे वोट मांगना। कि मुसलमान सिर्फ मजीद वानी साहब को दे और हिंदू सिर्फ कैप्टन साहब को दे। क्यों भाई? पानी बनेगा तो वो एक ही घर जाएगा, अस्पताल बनेगा तो एक ही के लिए बनेगा, स्कूल के लिए तो एक ही घर बनेगा, सड़क जाएगी तो एक ही घर को जाएगी। जब हमने सबको एक ही चीज करनी है तो फिर धर्म पे हम क्यों वोट मांग रहे हैं? क्यों अपने लोगों को आप बांट रहे हैं? अगर हम किसी को जोड़ भी नहीं सकते तो किसी को तोड़ने का भी हमें कोई हक नहीं। इसलिए इलेक्शन में सब भिखारी निकलेंगे। मैं एक मजहब की बता नहीं, कोई हर मजहब का निकलेगा और वो अपने अपनी कस्में जलाएगा। ये हमारा सबसे बड़ा कैंसर है। इस कैंसर से दूर रहना है। कैंसर से ज्यादा खतरनाक, कैंसर अगर मुझको होगा तो मैं ही मारूंगा, लेकिन ये बीमारी पूरे समाज को मार देगी, पूरे इलाके को मारेगी, पूरी कौम को मारेगी, रियासत को मारेगी, मुल्क को मारेगी। हमारे बहुत पुराने पहले ही दुश्मन है, चारों तरफ से मुल्क। अब हम और हर घर में, हर गांव में एक और दुश्मन को पैदा कर रहे हैं। इसलिए उन सियासी सौदागरों से जिनको इससे फायदा मिलता है, उनकी बात एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो और जो अच्छा है, जिसको परखा आपने, जिसने काम किया, आपको लगता है कि ये पार्टी ने, ये आदमी ने, ये शख्स ने मेरे इलाके के लिए, मेरे अस्पताल, मेरे स्कूल, मेरे बेटे में ब्याज दी है, और ये खाली मुझे मजहब के झांसे में फंसा कर मुझे मार रहा है। तुम कहो तुम अपने घर रहो, हम अपना काम हमें मालूम करने, वो जमहूरियत है, लोकतंत्र है, हम खुद अपना नुमाइंदा खुद चुनेंगे। हमारी बहुत सारी तकलीफें, कोई खुश नहीं। जो हाल हिंदू का है वही मुसलमान का, जो दलित का है, गुर्जर का है, वही राजपूत, ब्राह्मण और शहीद का। अब इस पहाड़ में क्या करेगा शहीद, इस पहाड़ में क्या करेगा राजपूत, इस पहाड़ में क्या करेगा दलित? 1.5 फुट की खेत सबको है, कौन सा यहाँ राजपूत को बड़े सींग है और दलित को नहीं है? कौन से कश्मीरी वाले को बड़े सींग है और दूसरे को नहीं? सब मुसीबत में है, वो खाली नाम है, हालत एक ही है। इसलिए हमारी बहुत सारी मुश्किलें हैं। उन मुश्किलों के लिए मैं आप के साथ, कंधे के साथ कंधा मिलाकर, और आपका बोझ, और आपका कुछ बोझ हल्का हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि मैं लुकमान हूं कि हर बीमारी का इलाज मेरे पास है, लेकिन ये इतना कर सकता है, डॉक्टर तो बचाता नहीं है,
बचाता तो अल्लाह ही है, लेकिन डॉक्टर आपकी तकलीफ को कम करता। आपका कोई जिस्म में बीमारी है उसको निकाल देता है, आपकी कुछ उम्र बढ़ जाती है। सर दर्द है उसके लिए दवाई देता है, पेट दर्द है उसके लिए दवाई देता है। तो मैं एक डॉक्टर के तौर पर एक मरीज की, एक किसान की, एक मजदूर की, एक पढ़े लिखे जो मेरे बच्चे हिंदू है या मुसलमान, जो एमए है, एलएलबी है, पीएचडी, जिनके वालिद ने मजदूरी करके सड़कों पर गर्मी में, सर्दी में, बर्फ में, बारिश में, उनके हाथों पे, पांव पे छाले हैं, बच्चों को पढ़ाया है। वो बच्चा आज डिग्री हासिल करके इतना मायूस है, और आपकी अपनी मायूसी को कम करने के लिए वो ड्रग खा रहा है, दवाइयां खा रहा है। उससे बदकिस्मती हमारी लिए क्या हो सकती। उस बीमारी से उनको निजात दिलानी है और उन्हें रोजगार देना है, ताकि वो भी फले फूले, शादी करे, बच्चे हो, उसकी जिंदगी बढ़े। ये मुल्क, ये जगह हमारी, ये जिंदगी हमारे जीते जी हमारे लिए जहन्नम न बने, दोज़ख न बने, तो कम से कम कुछ अच्छा जीने के काबिल तो बन जाए, रहने के काबिल तो बन जाए। उस दुख और दर्द में शामिल होने के लिए, आपके दुख और दर्द को बांटने के लिए ये आप तक है, और उसमें हमारी सभी साथी हैं। जमीनें आपकी नहीं थी, इसीलिए मैंने जो जमीनें सरकार की सालों से आपके साथ थी, मैंने आपके नाम कर दिया था। जरूरी नहीं हर आदमी, वो मैंने हिंदू नहीं देखा, मुसलमान नहीं देखा, मैंने गरीब नहीं देखा, मैंने गुजर बकरवाल नहीं देखा, ब्राह्मण राजपूत नहीं देखा, जो गरीब है। मेरे सामने दो ही कौमें हैं, गरीब और अमीर। अगर वो मुसलमान है, हिंदू है, वो गरीब है, तो बस उसकी एक नस्ल। गरीब और अमीर है तो एक ही। मेरे सामने गरीब की नजर, वो कानून ने खत्म किया, हमारी सड़क सरकार आई, वही ट्रिपल शिफ्ट लगेगी, वही सड़कें मुकम्मल होंगे, वही स्कूल कॉलेज बनेंगे, वही हर मजदूर को मजदूरी मिलेगी, हर किसान प्रखान को मजदूरी मिलेगी, और हर बच्चे के लिए रोजगार ढूंढा जाएगा, मिलेगा। जो हजारों लाखों लोग अभी 2-2, 3-3 हजार पे हैं, उनको पक्का किया जाए। और ये ड्रग जो बीमारी है, दवाइयां, इसको जहन्नम में हम पहुंचा देंगे। इस तरह की कोई बीमारी नहीं। ये मेरा आप लोगों के साथ वादा है। आप बड़ी देर में शोर वापस शुक्रिया दसंबर बस दसंबर है ना, तो ये उड़जे पड़जे था, इसने लिहाजा आपका बहुत शुक्रिया। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि किन पहाड़ों से आप आए हैं, इन पहाड़ों पर फिर चढ़ना है, मगर आग फायदे चुआ। आजकल जो बीमारी है सबसे सच डायबिटीज, शुगर, ये मैं इस गाड़ी में ज्यादा चल रहा है, ज्यादा शुगर ना शुगर की मैं आपको बताऊं, जो चलेगा उसको कोई शुगर नहीं। लिहाजा अगर आंख मुसीबत चौ पकने मर ब्याक में चौरी रहमत कि पकड़ने ऐसे रोहमत कि ये कम ज्यादा किलोमीटर से किलोमीटर कैसे पके, तब साथ स्वीट रोज ये तो ये ना क्या शुगर ये कैसे न कैसे। लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।